तो आज अपन रिवाइज करने वाले AS7। अच्छा, ये रिवीजन सीरीज में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट एएस है मैं कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स सारे एएस का रिवीजन वीडियो डालने के लिए। आज अपन AS7 का रिवीजन वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज AS7 किसका है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अगर मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा? डेफिनेटली यस। मैंने रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो क्या रोड बनाने के लिए मेरे लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? डेफिनेटली यस। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिव के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मेरे लिए होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर चलते हैं, तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वही रीजन है ये एस के लिए कि अगर मोर देन 1 ईयर है तो मैं फर्स्ट ईयर में ईयर 1 में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूं, या ईयर 2 में रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने पार्टीज रहेंगे? दो, एक तो कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन? जो बिल्डिंग बना रहा है वो कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। और जिसके लिए बिल्डिंग बना रहे वो कौन हो गया मेरे लिए? कॉन्ट्रैक्टी, मतलब जिसको को और क्या बोलेंगे अपन? कस्टमर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज AS7 सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटिंग बताएगा। किसकी अकाउंटिंग? AS7 प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इसलिए AS7 में अपने को किसकी अकाउंटिंग अपन देखने वाले? कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटिंग देखने वाले। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एसेट रह सकता, या फिर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर ऑफ एसेट। कब सिंगल एसेट के लिए बोलूंगा? एक पर्टिकुलर एसेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई ये मेरे को काम दो, मैं रोड बनाऊंगा, मेरा काम खत्म, मतलब सिंगल एसेट। मैं कोई एक बिल्डिंग बनाऊंगा और वो उतना बिल्डिंग बना के मेरा काम खत्म हो गया, वापिस से क्या हो गया? सिंगल एसेट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। अब एक तो बात हो गई सिंगल एसेट, दूसरा और नंबर ऑफ एसेट के लिए भी रह सकता क्या? यस। लेकिन सपोज मैं 4 बिल्डिंग बना रहा, कब 3-4 बिल्डिंग को मैं एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा? उसकी कंडीशन क्या है? दे शुड बी इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट। अगर ये मेरे सारे एसेट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या मेरे सारे एसेट इंटर डिपेंडेंट है, तो क्या मैं नंबर ऑफ एसेट को एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा क्या? डेफिनेटली यस। यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें रह सकती, एक तो फॉर क्रिएशन ऑफ सिंगल एसेट या फिर नंबर ऑफ एसेट। चलो, अब कुछ बातें ऐसी है जो तुमको पढ़ के लगता होगा कि भाई ये तो सर्विस है, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टिल इसको अपन AS7 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही काम काउंट करेंगे। जैसे कि क्या है यहाँ पे? रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब रेंडरिंग ऑफ सर्विस कौन सी वाली? मैनेजर्स, आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और आर्किटेक्ट। एक बात बताओ, आर्किटेक्ट का काम क्या है? बिल्डिंग के लिए नक्शे बनाना। यस। अब बिल्डिंग के लिए नक्शे बनाना क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है क्या? यस। लेकिन स्टिल ये सर्विस रहने के बाद भी इसको अपन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे क्या? यस। और क्या है? डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट। अब मेरे को एक बिल्डिंग बनाना था, लेकिन उसके लिए मेरे को एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। अब क्या वो बिल्डिंग तोड़ने के लिए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा क्या? डेफिनेटली यस। मतलब दो बातें ऐसी है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तुमको प्राइमा फेसी पढ़ के लगेगा ये नहीं है, बट स्टिल वो रहेगी क्या? यस। पहला है रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इसमें दो एग्जांपल है, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आर्किटेक्ट वाली सर्विस, और दूसरा क्या है देखो? डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट। कोई भी एसेट के डिस्ट्रक्शन के लिए या रिस्टोरेशन के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो भी उसको क्या कंसिडर करूंगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जम रहा क्या पक्का? यस। अब देखो तीन बातें, दो बातें इधर ध्यान है सारा, तीन नहीं दो बातें। कब मैंने इवन इफ 3 एसेट के लिए एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया तब भी मैं उसको अलग अलग बोलूं? क्या बोला हुआ है देखो? कॉन्ट्रैक्ट कवर्स नंबर ऑफ एसेट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी सेपरेट कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने 4 का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिया फिर भी चारों को कब अलग अलग कंसिडर करूंगा? और दूसरा पॉइंट क्या है? इधर ध्यान है, दूसरा पॉइंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर whether a single customer or with a several customer should be treated as single construction contract। दूसरी बात क्या है? कब 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, क्या थे? 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सबको कब मैं एक कंसिडर करूंगा? दो कंडीशन है। क्या है? एक तो सबसे पहले पहले केस में क्या है देखो? 4 कॉन्ट्रैक्ट है, 4 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिया मैंने, चारों को कब अलग अलग बोलूं? 4 एसेट के लिए एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया, चारों को कब अलग अलग बोलूं? दूसरी बात क्या है? 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिए फिर भी मैं उसको कब
एक बोलूंगा, जम रहा क्या पक्का? यस, इधर ध्यान दो, क्या है सबसे पहले? कॉन्ट्रैक्ट कवर्स नंबर ऑफ एसेट। अब इसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहली चीज, सबका सेपरेट प्रपोजल आया है या नहीं? प्रपोजल से कुछ और दिमाग में आएंगी, अपने को पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेडली ध्यान दो। सबसे पहले क्या है? सेपरेट प्रपोजल सबमिटेड। जितने भी मेरे एसेट थे, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, सबके लिए सेपरेट प्रपोजल आया है क्या? सेपरेट प्रपोजल आया क्या मतलब क्या? कि भाई तुमको इन्विटेशन दिया, ये बनाओ, इतने प्राइस में बनाओ, इसके सारे के सेपरेट प्रपोजल थे क्या? दूसरी बात, सेपरेट नेगोशिएशन हुआ क्या? व्हाट डज मीन बाय नेगोशिएशन? बोलो। नेगोशिएशन मतलब क्या? कोई भी एसेट के लिए, सपोज मैंने 100 रुपए भाव बोला, तुम बोल रहे 80 रुपए। अब ये ओवरऑल ग्रुप के लिए हुआ था या सिंगल के लिए हुआ? अगर नेगोशिएशन सेपरेट था और मैं कोई भी पार्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता, एक बिल्डिंग बनाना है, तुमको 4 फ्लोर के लिए मैंने बोला, लेकिन मैं बोल सकता दो मैं किसी और से बनाऊंगा, दो तुमसे बनाऊंगा, तो क्या बोलो? एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सक रहा था क्या मैं? पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, क्या बोला हुआ था देखो? एबल टू एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द ईच एसेट, सेपरेट नेगोशिएशन हुआ। और तीसरी कंडीशन क्या है? कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर मैं 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने आ रहा हूं तो चारों के भी कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकता क्या? तो तब मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच एसेट इज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो कितनी कंडीशन है? 3। सबसे पहले क्या है? सेपरेट प्रपोजल। दूसरी क्या है? सेपरेट नेगोशिएशन। और तीसरी क्या है? कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। वापिस से, भले ही इवन इफ वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वीडियो में भी मेरे साथ बोलो। अगर मेरे साथ बोलोगे तो फटाफट तुम्हारा याद रहेगा और रट्टा भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन। अच्छा, सेपरेट नेगोशिएशन में दो बातें और थी, एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी बात क्या थी? कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। जम रहा क्या? यस, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? कब मैं ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ सिंगल कस्टमर, एक ही कस्टमर के साथ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, या फिर अलग अलग कस्टमर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टिल मैं उसको कब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा? अब ऊपर क्या कंडीशन थी? नेगोशिएटेड सेपरेटली। यहाँ पे क्या हो गया? नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। दूसरा क्या है? क्लोजली इंटर रिलेटेड। ऊपर अपन ने पढ़े थे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएशन ऑफ अ नंबर ऑफ एसेट। कब बोलेंगे? इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट। ऊपर कंडीशन पढ़े थे ना रे अभी 2 सेकंड पहले। यस, तो वही यहाँ पे क्लोजली इंटर रिलेटेड होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली मतलब क्या? एक के बाद पहले एक काम हुआ, इमीडिएटली दूसरा काम हुआ। जमरा क्या पक्का? यस। यानी दूसरी कंडीशन क्या थी? मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, स्टिल में उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है। 4 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे लेकिन उसको एक ट्रीट करना है। कब? सबसे पहले नेगोशिएटेड सिंगल पैकेज। क्या है सबसे पहली कंडीशन? नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। दूसरा क्या था? क्लोजली इंटर रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोजली इंटर रिलेटेड। और थर्ड कंडीशन क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म कॉन्करेंटली। देखो क्या है, एक चीज थी, सब कब सेपरेट मानू, कब सिंगल मानू। सेपरेट के लिए 3 कंडीशन, सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, उसके बाद कब मैं सिंगल को एक सिंगल मानूंगा, 4 अलग अलग को सबसे पहले क्या है? नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज, क्लोजली इंटर रिलेटेड। और थर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म कॉन्करेंटली, मतलब एक के बाद एक या एक साथ ही सब बनेंगे। जमरा क्या बोलो? यस। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया? तो अगर मैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और मेरे को कोई एडिशनल एसेट बनाने के लिए बोल दिया, क्या गड़बड़ नहीं? ऐसा हो सकता है कि तुम 3 फ्लोर बना रहे हो घर के और तुम वही कॉन्ट्रैक्टर को बोल दो मेरा एक और फ्लोर ज्यादा बना दे। बोलो एडिशनल दिया क्या? यस। अब ये एडिशनल एसेट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं उसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानूं या एग्जिस्टिंग वाले में ऐड कर दूं? तो दो कंडीशन है कब मैं सेपरेट मानूंगा। अगर एसेट ही पूरा डिफरेंट है, पहले तुम बिल्डिंग बना रहे थे और अभी तुम उसको बोले मेरे को चैनल गेट बना के दे, घर का दरवाजा बना के दे, दोनों अलग अलग था क्या? यस। एडिशनल एसेट है क्या? यस। तो एसेट सिग्निफिकेंटली डिफर करता है क्या इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन। अगर डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन में एसेट डिफर करता है तो डेफिनेटली वो मेरे लिए पूरा का पूरा अलग है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बिना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छेड़े मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया। पुराने प्राइस को मैंने छेड़ा ही नहीं, डायरेक्टली न्यू प्राइस डिसाइड किया, तो क्या होगा? अलग ट्रेड करेंगे। बहुत बार ऐसा अपन बोलते हैं ना, पहले 10,000 ले रहे थे, 10 की जगह 12 ले लेना। मतलब क्या हो गया? 10 की जगह मैंने 12 किया, मतलब पुराना प्राइस को छेड़ा क्या? यस। अब अगर मैं बोल रहा पहले के 10,000 छोड़ दो, ऊपर से 2,000 ले लेना, 2,000 रुपए दूंगा मैं तुमको इसके पर्टिकुलर एसेट के, तो वो अलग हुआ क्या? यस, नेगोशिएटेड विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जम रहा क्या पक्का? यस। कब मैं एडिशनल को सेपरेट मानूंगा? दो कंडीशन, एक का एसेट डिफर सिग्निफिकेंटली, दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट
प्राइस। ठीक है, चलो अब कितने तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं तो मैं सिंपल बता दूं, दो है, एक तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस मतलब क्या, मैंने बोल दिया मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा 1 करोड़ रुपए में। अब बोलो फिक्स हो गया क्या प्राइस? यस, प्राइस मेरा फिक्स हो गया, अब मैं चेंज होने वाला नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो गया, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कि जितनी भी मेरी कॉस्ट रहेगी, वॉट एवर मेरी कॉस्ट, सपोज मेरी 60 लाख कॉस्ट है, तो मैं उसके ऊपर 10% एडिशनल प्रॉफिट लूंगा। तब ये केस में बोलो मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट यूज किया, कॉस्ट यूज किया, कॉस्ट के ऊपर मैं पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करूंगा, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, फाइनल रेवेन्यू। यानी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू के कितने मेथड रह सकते हैं, दो, एक तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। में फिक्स प्राइस में प्राइस जो मेरा मेरा रहेगा ऑलरेडी फिक्स रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस एग्रीड इज अ फिक्स और फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बार बताओ, मैं सपोज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन फ्यूचर में जो बिल्डिंग बना के दे रहा था उसके रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती क्या? यस। लेकिन वही प्रॉब्लम कॉस्ट प्लस में थी क्या? नहीं, कॉस्ट प्लस में क्योंकि अपनी कंडीशन ही क्या हुई भाई, जितनी भी कॉस्ट आई उसके ऊपर मैं रेवेन्यू चार्ज करूंगा। लेकिन फिक्स प्राइस में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैंने अभी फिक्स प्राइस तो बोल दिया, लेकिन अगर फ्यूचर में मेरे जो मैं रॉ मटेरियल यूज करने वाला हूं उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर मेरा फिक्स प्राइस में खतरे में होगा क्या? यस। यही एलिमेंट को कवर करने का आया एस्केलेशन क्लॉज। क्या है? एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या बोलता कि अगर मेरा प्राइस ऑलरेडी फिक्स था, लेकिन मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं मन में डर है, क्या है मेरे मन में डर कि मेरा रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ सकता, तो मैं ऑलरेडी क्या लूंगा, एस्केलेशन कॉस्ट क्लॉज ऐड करा दूंगा। क्या ऐड करूंगा? कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज टू रिकवरी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हुए, या फिर मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, सडन इंक्रीज हो गया, तो क्या मैं एस्केलेशन क्लॉजेस से कवर कर पाऊंगा क्या? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, एस्केलेशन क्लॉज से कितना कर पाऊंगा? क्लॉज में जितना लिखा था या मैक्स कितना भी कर सकता। सपोज एस्केलेशन क्लॉज में लिखा हुआ था 20% ही तुमको कवर मिलेगा, लेकिन सपोज रियलिटी में प्राइसेस बढ़ गए 40% से, तो मैं 40% में से क्लॉज में कितना लिखा हुआ था 20%, तो मैं क्लेम कितना कर सकता 20%। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, अपन क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्ट प्लस में तो क्या रहेगा, एक पहले कॉस्ट फिक्स है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऐड कर दूंगा। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब क्या, इनिशियली जो प्राइस डिसाइड हुआ वो, और दूसरा क्या है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी वेरिएशन किया, क्लेम किया या इंसेंटिव। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, क्लेम और इंसेंटिव में दो बातें ध्यान रखना। क्लेम और इंसेंटिव कब रिकॉर्ड करूंगा, इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट कस्टमर विल एक्सेप्ट द क्लेम। अपन जो क्लेम कर रहे हैं सामने वाला कस्टमर एक्सेप्ट करना चाहिए और मेजर रिलायबली, तभी मैं क्लेम को रिकॉर्ड करूं। और इंसेंटिव कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मेरे को सामने वाले ने बोला अगर तुम 6 महीने में बिल्डिंग खत्म करोगे तो मैं तुमको 10 लाख का इंसेंटिव दूंगा। तो अगर मेरे को लगता है ये 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा, तो ही मैं 10 लाख का इंसेंटिव के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिसाइड करूंगा। लेकिन सपोज उसने 6 महीने बोला हुआ है, लेकिन मेरे को तो पक्का पता है ये 8 महीने के सिवा काम होना ही नहीं है, तो ये इंसेंटिव मेरे को मिलेगा क्या 8 महीने में हुआ तो? नहीं। इंसेंटिव कब मिलेगा, अगर काम 6 महीने में हुआ। यानी लॉजिकली रीजनेबली पॉसिबल है क्या, बोलो? नहीं। यानी इंसेंटिव भी कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल मेट। स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब क्या, 6 महीने बोला और 6 महीने में ही काम हुआ, तो वापस से अगर 6 महीने में बोला 6 महीने में ही काम हुआ, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा कि इंसेंटिव मेरे को मिलेगा। देखो क्या एग्रीड फिक्स प्राइस या कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एस्केलेशन ऐड करूंगा, क्लेम ऐड करूंगा अगर कस्टमर देने रेडी है, इंसेंटिव जनरल अगर मैं इंसेंटिव डिजर्व करता हूं तो भी ऐड कर दूंगा, पेनल्टी है तो क्या कर दूंगा लेस, और अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगी वेरिएशन की तो एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट दे दूंगा। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। इन जनरल मतलब क्या, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए क्या? यस। इन जनरली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही खर्चा हुआ, ऐड होगा क्या? यस। नेक्स्ट क्या था, देखो कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसके डायरेक्टली रिलेटेड है। एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या, एक सपोज मैंने पूरी मेरे 10 साइट थे, 10 साइट में मिला के 10,000 खर्चा किया, 10,000 खर्चा किया, अब मैं क्या बोलूं 10 अलग अलग साइट में इसको एट्रीब्यूट करूंगा क्या, हजार हजार रुपए। यस। यानी क्या था, एट्रीब्यूटेबल इन जनरल। दूसरा क्या बोला हुआ, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो 10 में से मेरी कोई एक साइट थी ना, एक साइट के ऊपर स्पेसिफिक खर्चा किया, तो वो तो ऑब्वियसली जाना ही चाहिए। यानी पहला क्या है, मेन खर्चे में से एट्रीब्यूशन करूंगा,
दूसरा क्या है, स्पेसिफिक उसके रिलेटेड है, और लास्ट क्या है, अदर कॉस्ट एज स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर। अब मेरी 10 साइट में से एक साइट के कस्टमर ने डिमांड किया, मेरे को मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट चाहिए। 9 नहीं बोल रहे, एक ही बोल रहा मेरे को लिफ्ट चाहिए। अब मेरे को बोलो लिफ्ट क्या स्पेसिफिकली उसको अपन चार्ज करेंगे क्या लिफ्ट के पैसे? यस। यानी क्या है, अदर कॉस्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर। जमरा क्या, यानी तीन केसेस, सबसे पहले कॉस्ट जो अपन एट्रीब्यूट करने वाले, दूसरी जो डायरेक्टली रिलेटेड करती, और थर्ड एक कस्टमर को अपने को जो चार्ज करना पड़ेगा वो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, एक बार फटाफट क्विकली एग्जांपल्स गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसमें मेजर बताओ तो इंश्योरेंस कवर्ड है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉस्ट डिजाइन तो भी कवर होगा। अच्छा डायरेक्टली रिलेटेड है तो यहाँ पे कवर हो गया कॉस्ट एंड डिजाइन। अगर डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं है तो उसको सेकंड पॉइंट में इन्होंने कवर कर लिया, यानी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, वेदर और नॉट रिलेटेड हमेशा डिजाइन और टेक्निकल असिस्टेंस कंपलसरी ऐड हो ही जाता है। जमरा क्या पक्का? अच्छा क्या लिखा हुआ है देखो, एग्जांपल्स दैट कॉस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। कौन सा कंपलसरी अपन कभी भी एट्रीब्यूट नहीं करेंगे? सबसे पहले क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लूंगा क्या? नहीं। सेलिंग कॉस्ट लूंगा क्या? नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लूंगा क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट। डेप्रिसिएशन आइडल प्लांट मतलब क्या, मैंने कोई मशीनरी लिया लेकिन वो पड़ी हुई है, मैंने जेसीबी लिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेकिन पड़ा हुआ है, आइडल प्लांट है क्या? यस। कुछ भी काम नहीं आ रहा, उसका डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा क्या? नहीं। लेकिन अगर वो प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम आ रहा तो उसको ऐड करूंगा क्या? यस। वो ऊपर वाले केस में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज वाला ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आइडल है तो ऐड नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर तुम्हारे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आ सकता। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वेरी वेरी सिंपल, जितना परसेंट काम हुआ उतना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। क्या? जितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ उतना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। देखो क्या है, सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कहाँ पे लगेगा? मोस्टली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे फाइनल आउटकम नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ही पता लगता। ठीक है। रेवेन्यू की रिकॉग्नाइज करूंगा कौन से प्रोपोर्शन में? इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क मैच विद द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट। जमरा क्या, इसको अपन और एक नाम क्या बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड को? स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब देखो, एक आईसीआई ने बहुत बड़ी कहानी बनाई है इसके ऊपर। क्या कहानी है मैं तुमको बताता। क्या बोला हुआ है? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट इज पॉसिबल टू मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम। क्या बोला हुआ है? अगर तुम फाइनल आउटकम जो बनने वाली है उसका रीजनेबल एस्टिमेट नहीं कर सकते तो तुम पीओसीएम मेथड नहीं लगाएंगे। सबसे पहली चीज पीओसीएम मेथड क्या थी? सपोज 1 करोड़ था रेवेन्यू, अब उसके ऊपर टोटल कॉस्ट लगने वाली थी, सपोज मान लो 50 लाख। कितनी लगने वाली थी टोटल कॉस्ट? 50 लाख। अब देखो सपोज अब तक 25 लाख का काम हो गया। कितने का काम हुआ? 25 लाख का काम हो गया, तो कितना परसेंट काम हुआ? 25 लाख का काम हुआ, टोटल कॉस्ट थी 50 लाख, यानी कितना काम हुआ? 50%। अब एक बात ध्यान देना, 1 करोड़ का 50% कितना आ जाएगा? 50 लाख। यानी कॉस्ट इनकर हुई 25 लाख और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 50 लाख, यानी एक तरह से क्या रिकॉर्ड हुआ? प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ। क्या रिकॉर्ड हुआ? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ? 25 लाख का। कितने का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ? 25 लाख। ये क्या बोलता था? पीओसीएम मेथड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। लेकिन क्या बोला हुआ है? पीओसीएम मेथड तुम कब लगा सकते हैं? जब व्हेन यू मेक द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम। जब फाइनल आउटकम का रीजनेबल एस्टिमेट कर सकते हैं तभी कौन सी मेथड लगाएंगे? पीओसीएम मेथड लगाएंगे। अगर रीजनेबली एस्टिमेट नहीं कर सकते तो मैं पीओसीएम मेथड लगाऊंगा क्या? नहीं। अब सर आइडेंटिफाई कैसे करूं मैं? रीजनेबल एस्टिमेट कैसे कर सक रहा है? इसके कितने कंडीशन है? फिक्स प्राइस के 4 और कॉस्ट प्लस के 2। फिक्स प्राइस के 4 में से ही कॉस्ट प्लस में 2 कंडीशन डाली हुई है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे फिक्स प्राइस में पहली कंडीशन क्या थी? रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिक्स प्राइस में जरूरी है क्या रेवेन्यू? यस। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट प्लस में क्या रेवेन्यू मेरे को पता रहता है क्या? नहीं। कॉस्ट प्लस में अपन क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जितना कॉस्ट हुआ उसके ऊपर मैं परसेंटेज ऐड करूंगा, यानी कॉस्ट प्लस में तो रेवेन्यू की बात ही नहीं है। लेकिन फिक्स प्राइस में रेवेन्यू की डेफिनेटली बात है क्या? यस। फिक्स प्राइस में क्या पहली कंडीशन है? रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दूसरी कंडीशन क्या थी? इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड एसेट विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। अपन बहुत जगह पे ये लाइन पढ़े, क्या है? इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। सेम कंडीशन इन्होंने कॉस्ट प्लस में भी डाल दी। क्या डाल दी? इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। जमरा क्या पक्का बोले रे? यस। तीसरी कंडीशन क्या डाली देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों लिखा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि पीओसीएम का फॉर्मूला ही क्या था एक बार मेरे को बताओ। देखो, टोटल कॉस्ट
कितनी इनकर होने वाली है और अब तक कितनी इनकर हुई, मतलब मेरे को फ्यूचर की कॉस्ट भी चाहिए क्या फिक्स प्राइस में? यस, मेरे को फिक्स प्राइस में फ्यूचर की कॉस्ट भी चाहिए, तभी मैं क्या डिटरमाइन कर पाऊंगा कि मेरे को कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट प्लस में फ्यूचर की प्राइस चाहिए क्या? नहीं, कॉस्ट प्लस में मैं सिंबल क्या देखूंगा, अब तक जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई, अब तक जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई उसके ऊपर परसेंटेज ऐड करूं। लेकिन फिक्स प्राइस में मेरे को फ्यूचर की भी कॉस्ट चाहिए पीओसीएम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की स्टेज निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या आई, contract cost to complete the contract and stage of completion can be measured reliably। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। लास्ट कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड। सेम यहाँ पे भी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया, वेदर और नॉट स्पेसिफिकली रियम्बर्सेबल, मतलब क्या, भले ही उसके ऊपर ऐड होगा या नहीं परसेंटेज, भले ही वो तुमको मिलेंगे नहीं, स्टिल मेरे को उसको कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा क्या? यस, कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। कितनी कंडीशन है, फिक्स प्राइस में 4, कॉस्ट प्लस में 2। सबसे पहली कंडीशन फिक्स प्राइस में 4 कौन सी है? रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दूसरी कंडीशन, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एसेट, इकोनॉमिक बेनिफिट associated with the asset will flow to the enterprise। थर्ड कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। और लास्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली। अब इसमें से दो कंडीशन कॉस्ट प्लस में गई, कॉस्ट प्लस में दो कंडीशन क्या थी, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। और नेक्स्ट कंडीशन थी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तुमको लग रहा लॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, लॉस, तो लॉस को इमीडिएटली एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या बोल रहा मैं, अगर तुमको कभी भी लगता लॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, लॉस, तो लॉस वाले केस में जितना भी लॉस होने वाला है ना, एक तो देखो लॉस है, सपोज मेरे को लग रहा टोटल में 1 करोड़ का लॉस है। अब इसमें से कुछ लॉस तो अब तक के पीरियड का रहेगा, सपोज 60 लाख अब तक के पीरियड का है और बचा कुछ 40 लाख फ्यूचर का है। अब मेरे को बताओ पूरा का पूरा 1 करोड़ का क्या बोलता है, ये 1 करोड़ का लॉस अभी का अभी रिकॉर्ड होना चाहिए। 60 लाख का तो लॉस वैसे भी रिकॉर्ड होने वाला था। 40 लाख का कौन सा एडिशनल लॉस है ऐसा, 40 लाख का कौन एडिशनल जो लॉस होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसका अभी से क्या बना के रखूंगा, प्रोविजन बना के रखूंगा। क्या बना के रखूंगा, प्रोविजन। जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उसका अभी से क्या बना के रखूंगा, मैं प्रोविजन बना के रखूंगा। जमरा क्या पक्का बोले रे? यस। लेकिन अगर सपोज, अब सपोज सर पीओसीएम मेथड नहीं लगा रहे तो क्या करना, पीओसीएम मेथड नहीं लगा रहे तो सिंपल बात बोल रहा, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे जितना खर्चा हुआ, और कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करेंगे जितना खर्चा हुआ। रेवेन्यू का कुछ भी नहीं, अगर 1 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है लेकिन खर्चा 10 लाख ही हुआ, तो मैं 10 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, 10 लाख का कॉस्ट रिकॉग्नाइज करूंगा, एक तरह से मेरा प्रॉफिट होगा 0। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो केस में मेरे को क्या रीजनेबली एस्टिमेट नहीं हो रहा था, बोलो क्या रीजनेबली एस्टिमेट नहीं हो रहा था, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड रिलायबली। तो मेरे को ऑब्वियसली क्या करना है वो केस में, रेवेन्यू जितना भी है पूरा का पूरा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है, जितनी कॉस्ट हुई, और कॉस्ट की तो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करेंगे ही। जमरा क्या पक्का बोल रहे हैं? उसी के ऊपर यहाँ पे केसेस और चार्ज बना के दिया हुआ है। फ्यूचर एक्टिविटी के रिलेटेड कॉस्ट है। सिंपल बात बताओ, अगर फ्यूचर के लिए कॉस्ट तुमने आज ही करके रखे, फ्यूचर के लिए खर्चा आज के डेट में करके रखे कस्टमर के लिए, कस्टमर बोला था मेरे को फ्यूचर में चाहिए, सिंपल बात एसेट बना के रखो। क्या बना के रखेंगे उसके रिलेटेड, एसेट, क्योंकि वो आज का है क्या, नहीं। अब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। एक तरह से मेरा फ्यूचर के लिए कस्टमर के लिए किया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ड्यू फॉर फ्रॉम कस्टमर। और उसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो कब के लिए किया था, फ्यूचर के लिए। अनकलेक्टेबल रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं आने वाला है, सीधा का सीधा एक्सपेंस आउट कर दो, या फिर उसके रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सिंपल, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 दिए थे, क्या क्या, एक तो प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देख के, सर्वे करके, और फिजिकल प्रोपोर्शन चेक करके। फिजिकल प्रोपोर्शन में लैंड का भी एस्टिमेट ले सकता, सपोज 1 एकड़ की लैंड थी, 1 एकड़ की लैंड थी, ठीक है, 1 एकड़ की लैंड में से 0.5 एकड़ बन गया, तो उसके प्रोपोर्शन में भी मैं पीओसीएम निकाल सकता। यहाँ पे पीओसीएम का फॉर्मूला दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, देखो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड तो मेरे पास है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट भी आएगी और फ्यूचर की कॉस्ट भी आएगी मेरे को, यानी यहाँ पे क्या चाहिए, फ्यूचर एस्टिमेट, जो कि अपन ने कंडीशन में भी देखा था, क्या ऊपर 4 कंडीशन में देखा, 4 में से एक कंडीशन में था मेरे को फ्यूचर की भी कॉस्ट चाहिए। जमरा क्या बोले रहे, यस। अच्छा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कैसे वेरीफाई करता, सर्वेयर अपॉइंट होगा, सर्वेयर आके भी चेक करेगा, क्या बोले रहे, यस, सर्वेयर आके चेक करेगा, सर्वेयर अपॉइंटेड विल चेक असेस द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट। और क्या फिजिकल प्रोपोर्शन में भी चेक कर सकता, क्या, यस, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड।
अब कहीं पे भी चेंज इन एस्टिमेट हुआ, अगर कहीं पे भी चेंज इन एस्टिमेट हुआ परसेंटेज कंप्लीशन का, तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पे लगता है। क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब क्या, फर्स्ट ईयर 30% काम हुआ, सेकेंड ईयर मेरे को लग रहा 65% काम हुआ, तो सपोज फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू मेरे को ओवर टोटालिटी में 65 देखना है। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर 30 सेकेंड ईयर 65, इट इज इंक्लूडिंग 30, मतलब दोनों के बीच में कितना परसेंट काम हुआ 35%, लेकिन मैं हर बार क्यूमुलेटिव देखूंगा। अब अच्छा, सपोज 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था, ठीक है, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था, फर्स्ट करोड़ में इसका 30% मतलब 30 लाख रिकॉग्नाइज होना चाहिए। लेकिन मेरा फ्यूचर में एस्टिमेट चेंज हो गया, फ्यूचर में क्या चेंज हुआ, एस्टिमेट, मेरा ये रेवेन्यू हो गया 1.1 करोड़, कितना हो गया रेवेन्यू 1.1 सीआर, और मेरा काम हो गया 65%। तो मैं चेक करूंगा इसका 65% मैंने रिकॉर्ड किया हुआ नहीं, अगर इसका 65% मैंने रिकॉर्ड किया, अब इसका जो भी 65% आया अमाउंट, जो भी 65% आया उसमें से क्या निकाल दूंगा, 30 लाख तो मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया, बैलेंस अमाउंट अभी के अभी रिकॉग्नाइज करूंगा, यानी हमेशा कौन से बेसिस पे होगा, क्यूमुलेटिव बेसिस, और इसके जो भी चेंजेस रहेंगे एएसवाई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। जमरा क्या पक्का बोले रे, यस। लास्ट क्या डिस्क्लोजर कौन से देना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करे, मेथड क्या क्या यूज करी थी, कौन सी मेथड थी, पीओसीएम था, स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस तरीके से डिटरमाइन करे, ये सब चीजें, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, कितना एडवांसेस था, कितना रिटेंशन मनी है, रिटेंशन मनी मतलब क्या, कितना पैसा रोक के रखे, प्रोग्रेस बिलिंग और एडवांसेस, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये डिस्क्लोजर का टेबल बहुत बार आईसीआर पूछ लेता है, तो एक बार देख के जाना किस तरीके से मेरे को सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड बताना है, प्लस कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा, कितना लॉस है, और प्रोग्रेस बिलिंग ये सब हटा दूंगा। अगर ऊपर की अमाउंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसे आना बाकी। देखो क्या है इसमें, कॉस्ट इनकर्ड, प्रॉफिट, लॉसेस, ये हो गया अपना, इसमें से लेस क्या कर दिया, प्रोग्रेस बिलिंग, मतलब कस्टमर ने कितने पैसे दे दिए। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आई, इसका मतलब अभी भी और पैसे आना बाकी है, नेगेटिव आई मतलब अपन कस्टमर को देना बाकी, अपन ने ऑलरेडी कस्टमर से ज्यादा पैसे ले रखे हैं। जमरा क्या पक्का बोलो रे, यस, ठीक है। चलो एक बार फटाफट क्वेश्चन बैंक गो थ्रू कर लेंगे क्विकली, एकदम वेरी क्विकली। ये वाला क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, ये क्वेश्चन में अपने को टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है वो डिसाइड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना, मटेरियल एस्केलेशन क्लॉज टू द एक्सटेंड 20% ऑफ मटेरियल एंड लेबर अप टू द 30%। अब तुम नीचे आके देखेंगे यहाँ पे लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड 1.2 करोड़, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25% लेबर में इंक्रीज हुआ। एक बात बताओ, लेबर में 25% इंक्रीज हुआ, लेकिन लेबर में कितना अलाउड था, 30% तक अलाउड था एस्केलेशन, यानी पूरा का पूरा 25% अलाउ हो जाएगा क्या, यस। प्रॉब्लम का है, मटेरियल में कितना एस्केलेशन अलाउड है, 20%, लेकिन मटेरियल में एस्केलेशन कितना हुआ, 40%। तो 40% एस्केलेशन 80 लाख अलाउ करेंगे क्या, नहीं। 80 लाख अगर 40% है, लेकिन अपन कितना अलाउ करेंगे, सिर्फ 40 लाख। वहां पे देखो ये तरीके से निकाले, सबसे पहले फिक्स प्राइस था 5 करोड़, इसमें इंसेंटिव, अब इंसेंटिव पे आ जाना एक बार फटाफट, इंसेंटिव का क्या दिया है देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 ईयर 10 महीने में होता तो इंसेंटिव कितने का मिलेगा, 50 लाख का। लेकिन अपने को क्या, अब देखो अगर 3 ईयर 2 महीने से ज्यादा हुआ तो पेनल्टी लगेगी 20 लाख की। एबी का क्या बिलीव है, एबी क्या है, एस्टिमेट करता है कि 2 साल 8 महीने में ही हो जाएगा, 2 साल 10 महीने की बात छोड़ो, मैं तो 8 महीने में ही कर दूंगा। तो क्या इंसेंटिव मिलेगा क्या, यस, तो इंसेंटिव मिलेगा, तो ऐड कर दो। एस्केलेशन क्लॉज मटेरियल का कितना है, टोटल 40 लाख था, लेकिन 40 लाख 40% था, तो 20% कितना, 20% आया, 20% आया, कितना आया देखो, सॉरी कितना था, 80 लाख था, 40% 80 लाख था, तो 20% कितना आ जाएगा, 40 लाख। तो 40 लाख मैंने ऐड कर दिया, लेबर कॉस्ट कंप्लीट अलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा ये आ गया मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। उसके बाद दो चीजें और थी देखो, एक था 1 करोड़ रुपए एडिशनल फ्लोर की वेरिएशन है, क्या वेरिएशन के पैसे मेरे को मिलेंगे, यस, तो वो भी ऐड कर दो। और नेक्स्ट क्या है, एबी को क्लेम मिलने वाला है, कितने का क्लेम मिलेगा, 20 लाख लोकल अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए क्या है, क्लेम देगा, एंटाइटल टू क्लेम इन एडिशन टू द फी। तो क्या है 20 लाख का भी क्लेम ऐड करूंगा क्या, यस, ये 20 है, की जगह 20 करना, तो क्लेम भी ऐड कर दूंगा, मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, चलो और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ आ जाओ। क्या निकालना है मेरे को इसमें देखो, कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई अब तक, और कितना मैंने प्रोविजन फॉर लॉस निकालना वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 6, कितने का, 6 लाख का। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड कितना है, 3,90,000 रुपए अब तक कॉस्ट इनकर हुआ, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, 2,60,000। अब देखो
390 प्लस 260, बोलो ज्यादा हो गया क्या 600 से? यस, 390 प्लस 260 टोटल कितना हो गया? 650। लेकिन रेवेन्यू कितना ना? 600। तुम्हारी सीधा दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए। कितने का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? 50 लाख का। कितने का लॉस रिकॉग्नाइज होना चाहिए? देखो टोटल फोर्सिएबल लॉस कितने का है? 50 लाख। लेकिन अब एक बात बताओ, करंट ईयर के रिलेटेड लॉस कितना है? करंट ईयर में मेरे को बोलो, करंट ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा मैं? कितना काम हुआ? 390 प्लस 260 कितना हो गया? 650। तो ईओसीएम मेथड से परसेंटेज कितना काम हुआ? 390 डिवाइडेड बाय 650। निकालो कितना परसेंटेज काम हुआ इंटू 100। तो अगर तुम ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज आएगा अपना 60%। कितना परसेंट काम हुआ? 60%। अब 600 का 60% अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 360। यानी कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाले? 360। खर्चा कितना हुआ? 390। यानी करंट ईयर का लॉस कितना है? 30 लाख। तो यानी मेरे को प्रोविजन फॉर लॉस कितने का बनाना पड़ेगा? 20 लाख का। 20 लाख का क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर लॉस। और जब एक्चुअल लॉस हो जाएगा ना सेकेंड ईयर में, सपोज 20 लाख तो ये मैंने ईयर 2 के लिए प्रोविजन बनाया, एक्चुअल लॉस हुआ तो प्रोविजन फॉर लॉस रिवर्स करके रियल लॉस रिकॉर्ड करूंगा। किस तरीके से? देखो, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 360 था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थी 390। 20 लाख का मैंने प्रोविजन फॉर लॉस बनाया, कितना आ गया? 50 लाख। नेट लॉस कितने का आ गया? 50 लाख। अब यहाँ पे पूरा का पूरा नेट लॉस कर चुका हो गया, लिख चुका हो गया। यस। अब जब नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली 260 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 240 था, तो यहाँ पे भी 20 लाख का नेट लॉस आ रहा, लेकिन ये 20 लाख का नेट लॉस ऑलरेडी तुम रिकॉर्ड कर चुके हो, तो यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर लॉस था वो यहाँ पे आके रिवर्स कर देना। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। थोड़ा मैं फास्ट ले रहा क्योंकि ऑब्वियसली रिवीजन वीडियो है और अपने को जितना शॉर्ट में हो सके उतना रिवीजन वीडियो खत्म करना है। ठीक है। विश्वकर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देख के जाना। देखो, कंपनी का अब तक खर्चा हुआ था 64,99,000 और आगे और लगने वाला था 32,01,000, यानी टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थी 97 लाख। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था? 85 लाख। यानी कितने का फोर्सिबल लॉस है? 12 लाख। कितने का फोर्सिबल लॉस था? 12 लाख। अब 12 लाख में से कितना करंट रिकॉर्ड करूं और कितना ऑलरेडी करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे इन्होंने पीओसीएम निकालेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 64,999 डिवाइड बाय 97, 67% काम हुआ। 67% काम हुआ मतलब 85 लाख का 67%, 56,95,000। अब इधर ध्यान देना, 56,95,000 सॉरी रेवेन्यू है, 64,90,000 कॉस्ट है, यानी करंट ईयर का लॉस कितना है? 8,04,000। अब टोटल लॉस था 12, करंट ईयर का लॉस है 8,04,000, तो प्रोविजन का कितने का बनना पड़ेगा? 396। अच्छा, 396 का प्रोविजन क्या मैं फ्यूचर में रिवर्स कर दूंगा क्या? यस, 396 का प्रोविजन फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जबरा क्या पक्का बोल रहे? यस। ठीक है। वापिस से ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर है। मेरे को क्या करना है? परसेंटेज कंप्लीशन में कितना कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इसमें मैंने क्या किया था? डायरेक्टली फर्स्ट ईयर 26% काम हुआ था, यहाँ पे देखो किस तरीके से निकाला है। टोटल रेवेन्यू था 900, इसमें से प्रॉफिट हटा दो तो टोटल कॉस्ट बच जाएगी। टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैंने है ना किस बेसिस पे किया? हमेशा अपन परसेंटेज कंप्लीशन निकालते टाइम कौन सा बेसिस देखते हैं अपन? क्यूमुलेटिव बेसिस। तो ये परसेंटेज कौन से वाले? 26%, 70%, 100%, ये कौन सा क्यूमुलेटिव परसेंट है? अब देखो, अप टू द रिपोर्टिंग डेट 26% होना चाहिए था, 26% है। ठीक है, तो ये 26%। अप टू द रिपोर्टिंग डेट 74% होना चाहिए था, 74%। इसमें से इतना तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका, यानी करंट ईयर में इतना रिकॉग्नाइज करूंगा। सिर्फ यहाँ पे पूरा 100%, इसमें से टोटल तो इतना यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया। बोलो तो करंट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज होगा? इतना। तो इस तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन है जहां पे अपने क्या देखना है कि अपने को सबसे पहली चीज टोटल रेवेन्यू दिया हुआ था, टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, लेकिन टोटल कॉस्ट वेरिएशन हो रहा था, इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव बेसिस पे यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट किए। तो क्यूमुलेटिव बेसिस का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, देख के जाना। यहाँ पे अपना AS7 का रिवीजन वीडियो खत्म होता है। AS7 अपन ने डिटेल में क्वेश्चन भी देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो मॉड्यूल के थे। ये क्वेश्चन बैंक में पूरे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, तुम लोग ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल से ही रेफर कर सकते हो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा हर हर एएस का ऐसी रिवीजन वीडियो लेके आने के लिए, जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल है मैं सारे रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आ रहा हूँ। और हर चैप्टर के बाद ऐसे छोटा सा तुम्हारे लिए कोड डाला हुआ है ताकि ये पढ़ो और मोटिवेटेड रहो। देखो, क्योंकि यही टाइम है
यही टाइम है तुम्हारे को तुम्हारा 200% देने का, और अभी का जो स्टडी पीरियड है काउंट करवाने का, क्योंकि बाद में कभी भी चल के रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश अभी पढ़ लेता तो रिजल्ट अच्छा आता। इसलिए अभी भी मौका है, अच्छे से पढ़ लो एकदम अपना 200% देके। कहीं पे भी अपने को नेगेटिव सोचना ही नहीं है। और अगर तुमको कुछ भी डाउट है, डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे, व्हाट्सएप कॉल कर लेना, इस पे मेन कॉल नहीं लगता है, 9860059520। कुछ भी डाउट है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, ये चीजें कुछ भी शेयर करनी है, डायरेक्टली मेरे को कॉल करके शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। चलो ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर तुमको तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए देखना है तो ये 2x पे देख सकते थे। ये सॉरी लास्ट में बोल रहा हूँ, बट कुछ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है।